अब आ जाते हैं बुक पर। देखो ये है एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक ज्योग्राफी की, जो कि बच्चों को हार्ड लगती है। तो इसमें बात करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। तो देखो जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया है कि पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के बारे में विषय में पढ़ा होगा, इसका कोई काम नहीं है हमारे यूपीएससी में, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं। आप संसार के मानचित्र से परिचित है, इसको भी छोड़ देते हैं। आप जानते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि ये बच्चों के काम है। सीधा आ जाइए, पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी महासागर फैले हुए हैं। तुरंत पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिए। मान लीजिए आपको यूपीएससी का जो पेपर होता है ना प्रीलिम्स, उसमें ठीक ठीक इसी लाइन को दे देंगे और नीचे डाल देंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे आपको 27 कर देंगे, 26 कर देंगे, या फिर इसको एक्यूरेट रहने देंगे, लेकिन एक दो इसमें फैक्ट और डाल देंगे और फिर आपको नीचे दे दिए जाएंगे कूट की कौन सा 3 सही है कौन सा सही है। और इस बार इनफैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा एक युग्म सही है, क्या तीनों युग्म सही है। आप पेपर देख लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है सिखाते सब है। आज मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। उसके बाद में महाद्वीपों और महासागरों की अवस्थिति जैसा कि आज मानचित्र पर दिखाई देती है, हमेशा से ऐसी नहीं रही। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है, ये सब बकवास है, ठीक है। इसको आपको कुछ भी अंडरलाइन हाईलाइट नहीं करते चलना है, इसका कहीं कोई काम नहीं है। उसके बाद आप सीधा यहाँ पे अगर देखें, अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें, इसका भी कोई काम नहीं है। ये सब इस बकवास से आपको अपना माइंड हटाना है। उसके बाद में यहाँ पे आश्चर्यजनक सम्मिति है, इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका के साथ जुड़ने की संभावना। ये जो सारा काम है ना, ये जो जिस बच्चे का 11वीं में एडमिशन हुआ है उसका काम है। आप है वो यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको फिर यहाँ पे आ जाना है। सन 1596 में एक डच मानव चित्रवेत्ता अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया। ये आपको पता होना चाहिए कि महाद्वीपीय प्रवाह की महाद्वीपीय प्रवाह की जो संभावना है उसको सबसे पहले किसने किया था? अब्राहम आर्टेलियस। मैं थोड़े दिन बाद एनसीईआरटी पढ़ाने वाली हूँ। ऐसे ही एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा किया गया, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में, ये बिल्कुल इसको याद कर लीजिए कब किया, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे ही फैक्ट है। तो आपको ऐसे करना है मेरे प्यारे भाई बहनों एंड फ्रेंड्स, जो भी आप मुझे मानो एज ए एस्पिरेंट, क्योंकि टीचर तो नहीं मैं बोलूँगी, आप मुझे मानो एज ए एस्पिरेंट ही, बहन भाई या फ्रेंड्स कुछ भी मान सकते हो, ऐसे सीखो। देखो उसके बाद में महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण। तो जैसे ये प्रमाण है ना, तो अब आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना है कि आपको रट्टा नहीं मारना है सारे का, आपको देखना है महाद्वीपों से सामने। आपको पता चल गया कि प्रमाण, पहला प्रमाण क्या है कि महाद्वीपों में आपस में साम्य है। अब बात करते हैं सेकंड प्रमाण की। अब यहाँ पे आ जाइए, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, यानी कि जो चट्टाइयों की आयु में समानता है चट्टानों की, उससे हमें पता चलता है। सेकंड चीज, 200 करोड़ वर्ष प्राचीन सैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती थी, जो आपस में मेल खाती थी। तो यहाँ से हमें पता चल गया, इसीलिए हमें आयु का पता चल जाता है। उसके बाद आ जाता है टीलाइट। टीलाइट की जो चट्टानें मिली वो गोंडवाना में भी मिली और वो अफ्रीका के फिनलैंड इसमें भी मिली। तो यहाँ से भी साबित होता है ये जो चीज़ है ना कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था महाद्वीपों का, वो चीज़ यहाँ से सिद्ध होती है, क्योंकि विस्थापन हुआ होगा तभी तो अलग अलग हुए होंगे ना। अभी मैं आपको चित्र भी दिखाऊंगी कैसे हम इस फैक्ट को कितना इजीली समझ पाते हैं। उसके बाद में प्लेसर निक्षेप की जो सोनायुक्त सिराएं थी वो ब्राजील में पाई जाती थी, अतः स्पष्ट हुआ कि घाना में मिलने वाले सोने के जो निक्षेप हैं वो ब्राजील पठार से उस समय निकले होंगे, क्योंकि वो वहाँ पे तो नहीं मिलते थे। अब वो अगर ब्राजील में पाए जाते थे और वो घाना वहाँ पे मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि कभी तो कुछ विस्फोट हुआ होगा। अब मान लो हमारे जो उत्तरी भारत है उसमें गन्ना मिलता है, सपोज करो, या फिर गेहूं मिलता है, और आगे जाके वो गन्ना वहाँ पे भी मिलने लगे जहाँ पे उसका कभी उत्पादन ही नहीं था। सपोज करो जैसा पूर्वी भारत का कोई इलाका, तो उससे फिर आपको आइडिया मिलेगा कि इसका मतलब कुछ हुआ तो था, है ना। उससे फिर दिमाग लगाइए। उसके बाद में यहाँ पे आ गया जीवाश्मों का जो वितरण है, जो जीवाश्म है वो फैले हुए हैं, फोसिल्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखो, लैमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थल खंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इससे सिद्ध होता है कि जीवाश्म अलग अलग जगह पे पाए जा रहे हैं। इसका मतलब वो किसी एक स्थल खंड से ही पहले
विस्तारित हुए हैं। ऐसे आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, ना कि फालतू की चीजें रीडिंग करनी है, ऐसा सब अपने माइंड को खुद समझाना है। ओके, उसके बाद आ गए, देखो उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये तो चलो इसको छोड़ भी सकता है, कोई ऐसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह सिद्ध कैसे होती है ये चीज़, अभी दिखाती हूँ। देखो जस्ट 1 मिनट, मैंने किया हुआ है, ये देखो। आप अगर देखोगे ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपको ऐसा नजर आएगा कि एक दूसरे में धंसा हुआ हो, यानी कि ये कभी पहले ऐसे था और जब एक विस्फोट हुआ तो ये ऐसे बिखर गया। आपको अगर मैं मैप पे दिखाऊं तो आप अपने वर्ल्ड के मैप को देख सकते हैं। अभी आई थिंक कि मैं आपको यहीं पे दिखा दूंगी, एक सेकेंड। आप देखेंगे कि दिख रहा है आपको ग्लोब, ये दिख रहा है। तो जैसे ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले उसका, ये आपको इसमें फिट होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे आपको ये जो इसका यहाँ पे हेड वगैरह ऐसे बना हुआ है, ये एक दूसरे में ऐसे सेट होगा। आप अपनी बुक में देखेंगे ना वर्ल्ड के मैप को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड यहाँ पे अभी चलते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, वो तो हो गया, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको इतने से समझ में आ गया होगा। बाकी देखो पढ़ना तो आपको ही है, क्योंकि अभी मैं तो आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। बाकी मधुकर कोटवे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी 95 क्लासेस हैं एनसीईआरटी की। जो 2024 और 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मैं बोलूँगी उनकी क्लासेस देख लीजिए। वो 23 वाले तो अब मत देखना, अब टाइम नहीं बचा है। आप लोग तो सीधा अपनी रेफरेंस बुक पे आइए, बट 24 और 25 वाले बच्चे यूट्यूब पे सर्च करना एनसीईआरटी बाई मधुकर कोटवे, 95 क्लासेस आपको मिल जाएगी। पी डालिए उनको, देख डालिए, छोड़िए मत बिल्कुल भी। एक भी क्लास बहुत अच्छी है। चलिए, तो इसको ऐसे इसमें देखेंगे आप तो आपको सारा पता चल जाएगा। एंड आई होप, और जो भी आपको कुछ फैक्ट अलग से, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, जहाँ हिमालय बन रहा है यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, इन्हीं ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इसी कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, और इसी कारण हिमालय पर भूकंप के झटके भी आते हैं। तो आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।